हेलो एवरीवन, जय हिंद। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास को डिस्कस कर रहे हैं धमाकेदार तरीके से। मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले 2 लेक्चर मैंने मध्यकालीन इतिहास पर डाल चुका हूं, चैनल में प्लेलिस्ट भी बना चुका हूं। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास भी कंप्लीट हो गया, चैनल में प्लेलिस्ट मिल जाएगी आप लोगों को। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। मध्यकालीन इतिहास हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हम मुगल काल डिस्कस करेंगे। इसके पहले 2 लेक्चर मैंने डाल चुका हूं। मुगल काल यानी मुगल कालीन मध्य प्रदेश को डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश के संदर्भ में ही डिस्कस करेंगे दोस्तों, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में तो आप डिटेल में पढ़ेंगे ही, यहां केवल मध्य प्रदेश के संदर्भ में कैसे क्वेश्चन, मुगल काल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा और थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दूंगा जो परीक्षा के हिसाब से रहती है दोस्तों। तो यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। मेरे इस चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, जिससे आपको पढ़ने में मदद मिल सके। आपके पास जो भी बुक हो आप उससे पढ़ सकते हैं। अगर याली बुक है तो इससे ही पढ़ सकते हैं। ये मैं याली बुक से पढ़ा रहा हूं, क्या नाम है इसका, परीक्षा धाम की बुक है, इससे पढ़ा रहा हूं, है ना, इससे पढ़ा रहा हूं। आपके पास जो भी बुक है आपको देखने में एक बार आसानी जाएगी, उसके बाद देखने के बाद आपको उसको बार बार रिवीजन करना है कि आपके दिमाग के न्यूरॉन्स में बैठ सके वो अच्छे से, और समय पढ़ने पर उसको अपन वापस खींच के ला सके और याद कर सके। तो मुगल कालीन मध्य प्रदेश को हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मुगल काल में सबसे पहले हम बात करेंगे बाबर की दोस्तों। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। अधिकतर मुगल शासक तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे दोस्तों। अधिकतर मुगल शासक सुन्नी और तुर्क मुसलमान थे। यह तैमूर और चंगेज खां का वंशज था। जो बाबर था यह तैमूर और चंगेज खां का वंशज था। मुइयान नामक पद्य शैली, एक मुइयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता बाबर को ही माना जाता है दोस्तों। मुइयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता बाबर को ही माना जाता है। 1504 में काबुल और 1507 में कंधार को जीता। बाबर ने 1504 में काबुल और 1507 में कंधार को जीता तथा बादशाह की उपाधि धारण की थी दोस्तों। और बादशाह की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक बाबर ही था दोस्तों, याद रखना है ना। तो बाबर ने मुगल वंश का संस्थापक बाबर। तो देखो, इसके 4 बेटे थे दोस्तों। इसके 4 बेटे थे। एक तो था हुमायूं, जो सबसे बड़ा बेटा था। हुमायूं सबसे बड़ा बेटा। उसके बाद कामरान, एक बेटे का नाम था कामरान मिर्जा। दूसरे बेटे का नाम था हिंदल, यानी तीसरे बेटे का नाम था हिंदल। चौथा बेटा था दोस्तों इसका अस्करी। तो बाबर के 4 बेटे थे। हुमायूं सबसे बड़ा था, कामरान हिंदल और अस्करी। तो इसके 4 बेटे थे दोस्तों। तो अब बाबर ने अपने जीवन काल में 4 युद्धों को लड़ा दोस्तों। 4 युद्ध लड़ा और उसके अगले ही साल, है ना, तो बाबर ने अपने जीवन काल में 4 युद्धों को लड़ता है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है दोस्तों 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है दोस्तों, ये पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है दोस्तों। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी जो दिल्ली सल्तनत का, लोधी वंश का अंतिम शासक था और दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक इब्राहिम लोदी के बीच होता है, जिसमें बाबर की जीत होती है दोस्तों। बाबर लेके आया था तोप खाने का प्रयोग हुआ था उस युद्ध में। तो बाबर लेके आया था तोप। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। तोप खाने का प्रयोग हुआ था दोस्तों। इब्राहिम लोदी युद्ध स्थली में मारा गया था, है ना। इब्राहिम लोदी युद्ध स्थली में मारा गया और बाबर की होती है जीत, और दिल्ली सल्तनत का हो जाता है अंत, और भारत में हो जाता है मुगल साम्राज्य शुरू बाबर से, है ना। तो बाबर, तो समझ में आ गया। पानीपत का पहला युद्ध हुआ, प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य तोप खाने का प्रयोग हुआ था दोस्तों। उसके बाद दूसरा युद्ध होता है खानवा का युद्ध दोस्तों। खानवा नामक गांव में हुआ था, इसलिए इसको खानवा का युद्ध बोलते हैं। खानवा का युद्ध जो दोस्तों ये 17 मार्च 1527 को हुआ था, उसके अगले ही साल। 26 में पानीपत, 27 में खानवा। तो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था। खानवा का युद्ध खानवा नामक गांव में। इस युद्ध में मेवाड़ के राजा राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था दोस्तों।
यह युद्ध मेवाड़ के राजा राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। बाबर ने इस युद्ध को जिहाद का नाम दिया था दोस्तों, बाबर ने इस युद्ध को जिहाद का नाम दिया था। आप इंडियन हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ेंगे। खानवा का युद्ध के बाद चंदेरी का युद्ध होता है दोस्तों, उसके अगले ही साल चंदेरी का युद्ध होता है। चंदेरी का युद्ध होता है 29 जनवरी 1528 को। 1528 को चंदेरी का युद्ध होता है। यह युद्ध जो है चंदेरी का युद्ध, ये मुगलों और राजपूतों के मध्य लड़ा गया था दोस्तों, मुगलों और राजपूतों के मध्य लड़ा गया था। राजपूत सेनापति मेदिनी राय था, राजपूतों का सेनापति मेदिनी राय था। तो यह युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी दोस्तों, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में अपने को यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ? तो 29 जनवरी 1528 को हुआ था। मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था, बाबर की हुई थी जीत। उसके बाद दोस्तों घग्गर का युद्ध होता है दोस्तों, जिसे घाघरा का युद्ध भी कहते हैं। घाघरा का युद्ध, यह घाघरा का युद्ध 6 मार्च 1529 को हुआ था दोस्तों। 6 मार्च 1529 को घाघरा का युद्ध हुआ था। यह युद्ध में बाबर और महमूद लोधी के बीच हुआ था दोस्तों। महमूद लोधी, ये महमूद लोधी इब्राहिम लोधी का भाई था दोस्तों। इब्राहिम लोधी का भाई महमूद लोधी के बीच हुआ था। इस युद्ध में भी बाबर की जीत हुई थी दोस्तों। घाघरा का युद्ध 6 मार्च 1529 को हुआ था। बाबर और महमूद लोधी के बीच। महमूद लोधी इब्राहिम लोधी का भाई था। उसके बाद 1530 में क्या होता है दोस्तों? 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है बीमारी के कारण। बीमारी के कारण उस बाबर की मृत्यु हो जाती है और बाबर को उपवनों का राजकुमार कहा जाता है दोस्तों। बाबर को उपवनों का राजकुमार कहा जाता था। उत्तर भारत में कई सारे गार्डन उसने बनवाया था। तो आगरा में आराम बाग बनवाया था दोस्तों, आराम बाग। तो बाबर की मृत्यु हुई थी तो सबसे पहले बाबर को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था और बाद में उसकी समाधि को वहां से निकाल के उसकी कब्र को काबुल ले जाया गया दोस्तों और काबुल में दफनाया गया। इसीलिए क्वेश्चन अपने को पूछा जा सकता है बाबर का मकबरा कहाँ है? तो काबुल में है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में है बाबर का मकबरा। लेकिन उसको सबसे पहले कहाँ दफनाया गया था? आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। अब इधर साइड उसको मजा नहीं आता रहा होगा, उसको फिर उधर ले गए, है ना। तो बाबर का मकबरा काबुल में है, याद रखना है अपने को। तो ये मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया, है ना। 4 युद्ध लड़ा बाबर ने। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 27, चंदेरी का युद्ध 28 और घग्गर का युद्ध 29। 4 युद्ध लड़ा, 26, 27, 28, 29। पानीपत, खानवा, चंदेरी। तो इसको अपन ट्रिक से ऐसे याद रख सकते हैं, पान खाए चंदेरी घाघरा, है ना। पान से पानीपत, खाए से खानवा का युद्ध, चंदेरी से चंदेरी का युद्ध और घाघरा से घग्गर का युद्ध, घाघरा का युद्ध। तो समझ में आ गया। तो बाबर की थोड़ी सी इंट्रो वाली जानकारी मैंने आपको दे दिया, है ना। आप इंडियन हिस्ट्री में तो उसको डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। अब बात करते हैं अपन बाबर की। बाबर का क्या रोल काल रहा है अपने मध्य प्रदेश में? तो बाबर 1526 से लेकर 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। तो 1530 तक के बाबर का शासन रहा है। तो देखो दोस्तों, मध्य प्रदेश के संदर्भ में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अपने को? खानवा का युद्ध। ये खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था दोस्तों। कितना? 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। यह युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था दोस्तों। बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। मेवाड़ का शासक था ये राणा सांगा। तो बाबर ने इस युद्ध को जिहाद कहा था। तो क्या हुआ था, यहाँ क्या लिखा है देखो, मेदिनी राय ने बाबर के खिलाफ जाकर राणा सांगा की मदद की थी, है ना। तो ऐसा बाबर को मजा नहीं आया, तो उसके खिलाफ क्यों गया करके। तो 1 साल बाद बाबर ने मेदिनी राय पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण किया। तो चंदेरी का युद्ध होता है 28 में। 29 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध होता है दोस्तों। चंदेरी का युद्ध जो है मुगलों और राजपूतों के मध्य लड़ा गया था। राजपूतों का सेनापति मेदिनी राय था और बाबर के बीच लड़ा गया था। तो मेदिनी राय और बाबर के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में भी बाबर की जीत हुई थी दोस्तों। इस युद्ध में भी बाबर की जीत हुई थी और मेदिनी राय की पुत्रियों का विवाह बाबर ने अपने लड़कों के साथ करवा दिया था। हुमायूं के साथ करवाया था। हुमायूं सबसे बड़ा बेटा था। कामरान के साथ करवाया था। कामरान मिर जिसका नाम था। तो इनके साथ उसकी पुत्री मेदिनी राय की पुत्री का विवाह करवा दिया था। इतना याद रखना है।
आ गया समझ। बाबर ने मेदिन राय को हराया था चंदेरी के युद्ध में, लिखा हुआ है। शेर शाह सूरी फरीद खां जिसका नाम था, इसने भी युद्ध में बाबर की तरफ से लड़ा था। इस युद्ध के बाद महिलाओं ने जोहर कर लिया था दोस्तों। जोहर जो आग में कूद के अपना आत्म दह कर लेती थी, है ना। बाबर ने लाशों की मीनार बनाने का आदेश दिया था दोस्तों इस युद्ध के बाद। चंदेरी का युद्ध याद रखना है, पूछा जा सकता है 29 जनवरी 1528 को, है ना। तो बाबर से इतना ही रोल कॉल है अपने यहाँ पे, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे किसके बीच हुआ था, तारीख याद रखना है और क्या क्या हुआ था करके समझ में आ गया। अब बात करते हैं दोस्तों हुमायूं की, के बारे में दोस्तों। तो हुमायूं जो था प्रथम मुगल सम्राट बाबर का पुत्र था हुमायूं। और हुमायूं का पूरा नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। इसका पूरा नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। हुमायूं का शासनकाल 1530 से लेकर 1540 तक रहा है। हुमायूं का शासनकाल 1530 से लेकर 1540 तक के रहा है। हुमायूं का पूरा नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। तो हुमायूं, बाबर के बारे में अपन ने पढ़े थे, बाबर के 4 बेटे थे। 4 बेटे में से सबसे बड़ा बेटा था हुमायूं। तो राज गद्दी पर हुमायूं बैठा दोस्तों, गद्दी पर हुमायूं बैठा और हुमायूं ने अपने साम्राज्य के बीच का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। यानी हुमायूं ने अपने साम्राज्य के बीच अपने भाइयों को बंटवारा में दे दिया, बंटवारा कर दिया दोस्तों, है ना। और ये उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। देखो बाद में क्या होता है। फिर हुमायूं के साथ क्या हुआ दोस्तों, हुमायूं के साथ यानी उसके बाद अपन यहां से पढ़ते हैं। देखो उसके बाद पहला फैक्ट देखिए, ग्वालियर के तोमर राजा ने पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बेमिसाल कोहिनूर को मुगल राजकुमार हुमायूं को सौंप दिया था दोस्तों, तो क्या हुआ था, ग्वालियर के राजा विक्रमजीत तोमर ने पानीपत के पहले युद्ध में बाबर के विरुद्ध इब्राहिम लोदी का साथ दिया था। इस युद्ध में राजा विक्रमजीत वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो बाबर ने हुमायूं को ग्वालियर भेजकर कोहिनूर हीरा छीन लिया। तो क्या हुआ उसके बाद, बाबर ने हुमायूं को ग्वालियर भेजकर कोहिनूर हीरा को छीन लेने को कहा और हुमायूं के हाथ में आ गया कोहिनूर हीरा छीन लिया। तो वही चीज यहां बताया गया पहला फैक्ट में, है ना। ग्वालियर के ग्वालियर के तोमर राजा कौन था, विक्रमजीत तोमर, है ना। अगला फैक्ट है, देखिए अगला फैक्ट। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, चौसा का युद्ध होता है। 1939 में चौसा का युद्ध होता है। 19 जून 1539 को चौसा का युद्ध होता है दोस्तों। ये मुगल सम्राट हुमायूं और सूरी साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह सूरी के बीच हुआ था दोस्तों। ये युद्ध किसके बीच हुआ था, ये चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था, चौसा के युद्ध की पूरी तारीख याद रखना है, 29 जून 1539 चौसा का युद्ध। ये युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था दोस्तों। और शेर शाह सूरी की जीत हुई थी और हुमायूं की पराजय हुई थी। हुमायूं हारा था इस युद्ध में, चौसा के युद्ध में। तो चौसा के युद्ध में बघेल शासक वीर भानु ने हुमायूं की मदद की थी। एक बघेल शासक था, इसके बारे में अपन बघेल वंश में पढ़ेंगे। बघेल शासक वीर भानु ने हुमायूं की मदद की थी। इस कारण मुगल शासक ने इसे कर मुक्त कर दिया था। जो बघेल साम्राज्य से कर मुक्त कर दिया था, टैक्स लेना बंद कर दिया था। क्यों किया था, क्योंकि उसने चौसा के युद्ध में हुमायूं की मदद करी थी। तो समझ में आ गया, है ना, किस किस के बीच हुआ था चौसा का युद्ध। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, 1539 यानी 1539 में चौसा का युद्ध होता है। चौसा के युद्ध के बाद कन्नौज का युद्ध होता है दोस्तों। कन्नौज का युद्ध होता है। कन्नौज का युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में लड़ा गया था 1540 में। कन्नौज का युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था। इस लड़ाई में मुगलों और शेर शाह सूरी के बीच मामलों पर कई फैसले हुए थे दोस्तों, इस युद्ध के बाद बादशाह हुमायूं बिना राज्य का राजा था। यानी क्या बताना चाह रहा हूं मैं, तो देखो ये कन्नौज का युद्ध, इसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं दोस्तों, कन्नौज के युद्ध को। तो कन्नौज का युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था, जिसमें से शेर शाह सूरी की जीत हुई थी और काबुल और कंधार शेर शाह सूरी के हाथों में चला गया था दोस्तों।
है ना। काबुल और कंधार शेर शाह सूरी के हाथों में चले गया था। तो कन्नौज का युद्ध याद रखना, कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, 1540 में लड़ा गया था कन्नौज का युद्ध, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, 1540 में लड़ा गया था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें शेर शाह सूरी की जीत हुई थी। इसका मतलब हुमायूं ने शेर शाह सूरी के साथ 2 युद्ध लड़ा और दोनों युद्ध हुमायूं हारा। समझ में आ गया। उसके बाद क्या होता है, 1535 में हुमायूं और बहादुर शाह के बीच मंदसौर का युद्ध होता है दोस्तों। मंदसौर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, क्वेश्चन आ सकता है। मंदसौर का युद्ध हुमायूं और बहादुर शाह के बीच हुआ था 1535 में। इस युद्ध में हुमायूं ने बहादुर शाह को पराजित किया था, यानी हुमायूं जीता था और बहादुर शाह हारा था। तो इस युद्ध में बहादुर शाह को पराजित किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, मंदसौर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। तो हुमायूं के शासनकाल से मध्य प्रदेश के संदर्भ में इतनी काम की चीजें हैं जो परीक्षा के हिसाब से आ सकती है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे, दिल्ली में है। अब बात करेंगे हम शेर शाह सूरी। तो हुमायूं और अकबर के बीच में एक साम्राज्य रहा है, सूरी साम्राज्य। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, शेर शाह सूरी। दोस्तों अब शेर शाह सूरी के बारे में डिस्कस करेंगे। शेर शाह सूरी कब से कब तक रहा है, तो 1540 से लेके 1545 तक के भारत में शासन किया है इसने। शेर शाह सूरी वंश का था ये दोस्तों, है ना, ये सूरी वंश का था। तो 1540 से लेकर 1545 तक के इसका शासनकाल रहा है। तो क्या हुआ था 1540 में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी इसने, है ना। अपन ने पढ़े थे ना, 1540 में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी दोस्तों, याद रखना है। शेर शाह सूरी, इससे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो शेर शाह सूरी का जन्म सासाराम में ही हुआ था। इसका बचपन का नाम फरीद खां था। इसका बचपन का नाम क्या था, इसका वास्तविक नाम पूछा जा सकता है, या बचपन का नाम फरीद खां था दोस्तों। और इसे शेर शाह सूरी को शेर शाह की उपाधि किसने दिया था, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो शेर शाह सूरी भारत में जन्मे एक पठान था दोस्तों, ये एक पठान था, है ना। तो शेर शाह सूरी को बहार खां लोहानी ने शेर खां की उपाधि दी थी दोस्तों। बहार खां लोहानी ने शेर खां की उपाधि दी थी दोस्तों। क्या हुआ था कि एक जगह शेर का आतंक था, तो शेर शाह सूरी ने शेर को मार गिराया था। तो वहाँ का जो राजदूत था, ये राज्यपाल था दक्षिण बिहार का जो राज्यपाल था, जिसका नाम था बहार खां लोहानी, इसने शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि दी थी दोस्तों, शेर खां की उपाधि दी थी। उसके बाद क्या होता है, जबकि हुमायूं को पराजित करके, उसके बाद इसने हुमायूं को पराजित किया, तो उसके बाद इसने हुमायूं को पराजित करके शेर शाह की उपाधि धारण करी थी। इसने खुद ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी, लेकिन शेर खां की उपाधि इसको बहार खां लोहानी ने प्रदान की थी दोस्तों, याद रखना है ना। तो इससे इतनी चीजें, उसके अलावा फिर और इसने कई सारे चीजें बनवाया है दोस्तों। इसने एक रोड का निर्माण भी करवाया था, जिसका नाम था ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण भी करवाया था दोस्तों। ये लाहौर, जिसे सड़क ए आजम भी कहा जाता है, इसको, है ना। तो बंगाल से लेकर लाहौर तक एक सड़क का निर्माण भी इसके शासनकाल में करवाया गया था दोस्तों। और जो अपन रुपया अभी वर्तमान में इस्तेमाल करते हैं ना, रुपया, तो ये रुपया भी इसी ने सबसे पहले चलवाया था। तो भारतीय रुपया का नाम रुपया जो चांदी का था, भारतीय रुपया का नाम रुपया जो चांदी का था, शेर शाह सूरी ने ही रखा था। और शेर शाह सूरी ने रुपया नाम से चलवाया था दोस्तों, रुपया नाम से मुद्रा चलवाया था, है ना। रुपया नाम से मुद्रा चलवाया था, जो वर्तमान में अपन रुपए यूज करते हैं, रुपीस, ये रुपए, है ना, ये इसी ने चलवाया था, ये पूछा जाता है दोस्तों। और कलिंजर अभियान इसका अंतिम अभियान था। शेर शाह सूरी का एक अभियान था कलिंजर अभियान, इसका अंतिम अभियान था, है ना, इसका अंतिम अभियान था, क्योंकि वहां पे इसने उक्का नामक एक अग्नेय अस्त्र चलाते समय
बारूद में विस्फोट होने से इसकी मृत्यु हो गई थी, बारूद में विस्फोट होने से इसकी मृत्यु हो गई थी, है ना। और शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम में है दोस्तों, सासाराम। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम बिहार में है, याद रखना है। शेर शाह सूरी का जन्म भी सासाराम में हुआ था और शेर शाह सूरी का मकबरा भी सासाराम में है दोस्तों। तो शेर शाह सूरी जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद इसका उत्तराधिकारी इस्लाम शाह बनता है दोस्तों। इस्लाम शाह सूरी इसका उत्तराधिकारी, इसका पुत्र था, इसका लड़का था, शेर शाह सूरी का लड़का था इस्लाम शाह सूरी, तो ये इसका उत्तराधिकारी बनता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, तो ये समझ में आया शेर शाह सूरी से रिलेटेड। अब यहाँ से अपन पढ़ लेते हैं। शेर शाह सूरी ने 1543 में रायसेन के किले पर आक्रमण किया था। रायसेन के किले पर आक्रमण किया था 1543 में, और पूरणमल के साथ विश्वासघात कर उसकी हत्या कर दी थी। पूरणमल के साथ विश्वासघात कर उसकी हत्या कर दी थी। तो याद रखना ये नाम आ सकता है दोस्तों कि शेर शाह सूरी ने रायसेन के किले पर जब आक्रमण किया था तो वहां का शासक कौन था? तो पूरणमल था, है ना। पूरणमल को विश्वासघात करके उसकी हत्या कर दी थी। राजा पूरणमल को शेर शाह सूरी ने हत्या कर दी थी। क्वेश्चन आ सकता है शेर शाह सूरी रायसेन के किले पर जब आक्रमण किया था उसने, तो वहां का शासक कौन था? तो राजा पूरणमल, ये याद रखना है। उसके बाद क्या होता है? 1545 में कलिंजर अभियान के दौरान, मैंने बताया था शेर शाह सूरी का आखिरी अभियान था, लास्ट अभियान था। शेर शाह सूरी का 1545 में कलिंजर अभियान था, लास्ट अभियान था, और वहां पे ही उसके जीवन का अंतिम अभियान साबित हुआ ये। वहीं पे ही एक उक्का नामक आग्नेय अस्त्र चलाते समय बारूद का ढेर फट जाने से शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। तो समझ में आ गया, उक्का नामक आग्नेय अस्त्र चलाते समय शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी दोस्तों। उक्का नामक एक तोप थी। उक्का क्या था? तो तोप थी। तोप चला रहा था, तभी एक गोला आकर उसके पास के बारूद के ढेर में गिरा और बारूद फटने से शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई। तो उक्का क्या है पूछा जा सकता है? तोप था एक प्रकार का ना। शेर शाह सूरी ने आगरा से बुरहानपुर तक सड़क का निर्माण भी करवाया था। इसने जीटी रोड का भी निर्माण करवाया और अपने मध्य प्रदेश में आगरा से लेकर बुरहानपुर तक के सड़क का निर्माण भी शेर शाह सूरी ने करवाया था दोस्तों। उसके बाद ये जो पूरणमल था दोस्तों, ये चंदेरी का शासक था, है ना। ये याद रखना है, पूरणमल चंदेरी का शासक था। शेर शाह सूरी से इतना ही। अब हम बात करते हैं अकबर की। अकबर हुमायूं का बेटा होता है अकबर। अकबर ने 1556 से लेके 1605 तक के शासन किया है दोस्तों। 1556 से लेके 1605 तक के शासन किया है अकबर ने। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के शासक वीर साल के महल में हुआ था दोस्तों। आगे समझ क्या बोला मैंने? तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के शासक वीर साल के महल में हुआ था। अकबर का आध्यात्मिक गुरु, जो सबसे पहले अकबर का गुरु रहा है, अकबर का आध्यात्मिक गुरु अब्दुल लतीफ ईरानी एक ईरानी विद्वान थे दोस्तों। तो ये अकबर के शुरू में प्रारंभ में आध्यात्मिक गुरु थे, जबकि शारीरिक प्रशिक्षक भैरम खां ने किया था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है अकबर का आध्यात्मिक गुरु कौन था? तो अब्दुल लतीफ ईरानी विद्वान था, जबकि शारीरिक प्रशिक्षक गुरु भैरम खां था। अकबर का राज्य अभिषेक भैरम खां ने 15 फरवरी 1526 को पंजाब के कालनौर में करवाया था। इतना आपको समझ में आ गया? क्या क्या बोल के बताया मैं, तो है ना। उसको मैंने जो बोला हूं उसको समझ लीजिए, उतना इंट्रो है। उसके बाद अपन यहां से देखेंगे दोस्तों। तो अकबर का उत्तर भारत में अभियान किया
अकबर ने दक्षिण भारत में अभियान किया, अकबर ने मालवा अभियान किया, तो ये सब अभियान रहे हैं उसके, है ना। तो अपन एक एक करके देखेंगे दोस्तों कि कहाँ कहाँ उसने अभियान किया और जब मालवा अभियान किया तो वहाँ उसकी कैसी स्थिति थी। तो देखो क्या होता है, 1562 में सर्वप्रथम अकबर ने मालवा अभियान किया। इस समय यहाँ का सेनापति आदम खां था। इस समय यहाँ का सेनापति यानी उसका सेनापति आदम खां था। उस समय मालवा का शासक बाज बहादुर था, जिससे पराजित कर दिया और बाज बहादुर रानी रूपमती ने बाज बहादुर भाग निकला और रानी रूपमती ने आत्महत्या कर ली, यानी जोहर कर लिया दोस्तों। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1561, मैंने 62 बोल दिया था, 61-62 की बात है। 1561 में अकबर का मुगल सेनापति आगम खां, याद रखना नाम, आगम खां को मालवा के शासक बाज बहादुर पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। बाज बहादुर को आक्रमण करने के लिए भेजा था। अपन ने बाज बहादुर के बारे में पहले पढ़ लिया इसके पहले, है कि नहीं। तो बाज बहादुर को आक्रमण करने के लिए भेजा था। अब बाज बहादुर के साथ हुआ उसका आक्रमण। अब बाज बहादुर जो है वो भाग गया वहां से। भाग जाने के बाद या पराजित होने के बाद बोल सकते हैं, भागा या फिर पराजित हुआ, तो पराजित हो गया। तो उसकी जो रानी थी जिसका नाम था रानी रूपमती, उसने जोहर कर लिया था दोस्तों, आत्महत्या या जोहर कर लिया था। तो ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1561 में अकबर ने मुगल सेनापति किसको भेजा था, किसके साथ हुआ था, आदम खां को मालवा के शासक बाज बहादुर को आक्रमण करने के लिए भेजा था। तो मालवा में आक्रमण किस किस के बीच में हुआ था, बाज बहादुर और आगम खां, ये दो नाम याद रखना है। उसके बाद 1561 में ही क्या होता है दोस्तों, 1561 में ही सारंगपुर के युद्ध में आदम खां ने बाज बहादुर को पराजित किया था। तो युद्ध कहाँ हुआ था, सारंगपुर में हुआ था। सारंगपुर राजगढ़ जिले में है। तो यहां पे हुआ था ये युद्ध, किस किस के बीच में हुआ था, आदम खां और बाज बहादुर के बीच हुआ था। आदम खां और बाज बहादुर के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की जीत हुई थी, क्योंकि आदम खां तो अकबर का सेनापति था। बाज बहादुर को पराजित किया और बाज बहादुर ने मालवा छोड़कर भाग गया। रानी रूपमती ने जोहर कर लिया था दोस्तों। रानी रूपमती ने जोहर कर लिया और अकबर को बहुत ज्यादा पछतावा हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया करके, है ना। ये तो बहुत बड़ी गलत, यानी उसको समझ में नहीं आ रहा था, ये बहुत बड़ी गलती हो गई ये वो। तो उसने फिर पश्चाताप किया दोस्तों। क्या पश्चाताप किया, तो वो देखेंगे आगे, है ना। तो अपन ने उधर साइड पढ़ लिए थे पश्चाताप किया करके, तो समझ में आ गया। तो बाज बहादुर और रानी रूपमती की समाधि कहां पर है, मकबरा कहां पर है, सारंगपुर राजगढ़ में है, याद रखना है। 1561 की बात है। तो ये मालवा अभियान किया था उसने, उससे रिलेटेड जानकारी है ना। उसके बाद क्या होता है देखो दोस्तों, 1564 में अकबर ने गोंडवाना अभियान किया। पहले मालवा अभियान किया, फिर गोंडवाना अभियान किया। तो 1564 में गोंडवाना अभियान किया। वहां पर सेनापति वहां पर किसको भेजा था, आसफ खां सेनापति को भेजा था दोस्तों, आसफ खां। तो ये गोंडवाना अभियान में आसफ खां गया दोस्तों। आसफ खां सेनापति के रूप में भेजा था और इसका समर्थन रानी दुर्गावती के साथ हुआ था, यानी संघर्ष रानी दुर्गावती के साथ हुआ था। तो आसफ खां और रानी दुर्गावती दोनों का युद्ध हुआ था दोस्तों सारंगपुर नहीं, संग्रामपुर है, संग्रामपुर दमोह के पास संग्रामपुर नामक स्थान है दोस्तों। वहां पे युद्ध हुआ था, संग्रामपुर का युद्ध रानी दुर्गावती और आसफ खां के मध्य। दोनों के बीच में बहुत खतरनाक भीषण लड़ाई हुई थी दोस्तों, जिसमें आसफ खां जीता था। अकबर की जीत हुई थी। अकबर के समकालीन थी, याद रखना है, रानी दुर्गावती। तो समझ में आ गया, अकबर के साथ संघर्ष हुआ है, लेकिन अकबर खुद तो नहीं आया था लड़ने, अपने सेनापति आसफ खां को भेजा था। तो समझ में आ गया, संग्रामपुर जो दमोह के पास है वहां हुआ था इन दोनों के बीच में युद्ध, रानी दुर्गावती और आसफ खां के मध्य 1564 में। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अकबर का अंतिम अभियान। अकबर ने और कई अभियान किए, चित्तौड़गढ़ अभियान किया, गुजरात अभियान किया है, तो वो आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे, है ना। अपन यहाँ मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। तो अकबर का अंतिम अभियान 1601 में आसिरगढ़ अभियान था दोस्तों। आसिरगढ़ जो बुरहानपुर में है, आसिरगढ़ अभियान था दोस्तों, है ना। तो आसिरगढ़ अभियान था दोस्तों, आसिरगढ़ अभियान ये अंतिम अभियान था, है ना। हाँ, तो
तो अकबर का अंतिम अभियान आसिरगढ़ अभियान था दोस्तों, जिसमें मीर बहादुर के खिलाफ हुआ था। ये मीर बहादुर वहां का शासक था, मीर बहादुर वहां का शासक था दोस्तों, और इसने अकबर का अंतिम अभियान था जो आसिरगढ़ के किले को अकबर ने जीता था। ऐसा कहा जाता है कि ये अकबर ने इसको बल से नहीं छल से जीता था, अकबर ने इसको बल से नहीं छल से जीता था, है ना। तो क्या हुआ बताता हूं मैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, अकबर का अंतिम अभियान था, है ना। इसके पहले भी 1600 में उसने 2 अभियान किए, है ना। 1600 में अकबर का अहमदनगर अभियान था, जिसमें उसका सामना चांद बीबी से हुआ था दोस्तों। चांद बीबी, अकबर ने अहमदनगर अभियान किया था, जिसमें उसका सामना चांद बीबी से हुआ था अहमदनगर अभियान में। उसके बाद 1600 में ही बुरहानपुर का नाम उसने बदलकर खानदेश कर दिया था। अकबर ने बुरहानपुर का नाम बदलकर खानदेश कर दिया था दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, 1601 में बुरहानपुर यानी 1601 में आसिरगढ़ अभियान किया दोस्तों। इसने आसिरगढ़ अभियान किया जो उसके जीवन का अंतिम अभियान साबित हुआ, जो उसके जीवन का अंतिम अभियान था। और इस अभियान में जीवन का यानी ये अभियान उसके जीवन का काल साबित हुआ, और काल साबित हुआ क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अकबर ने इस किले को छल से नहीं यानी बल से नहीं बल्कि छल से जीता था दोस्तों, है ना, छल से जीता था। और ये आसिरगढ़, यही वाला आसिरगढ़ है, बाद में इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। आसिरगढ़ के किले को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं, है ना। कब किया था याद रखना है, 1601 में। अंतिम अभियान कौन सा था, ये मीर बहादुर के खिलाफ हुआ था, वहां का शासक मीर बहादुर था। अगला है देखो अकबर के शासनकाल में 9 रत्न थे। अकबर के शासनकाल में तानसेन थे दोस्तों, तानसेन अकबर के दरबार में थे। तानसेन के बारे में आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। तानसेन इनका वास्तविक नाम, ये पहले किस राजा के दरबार में थे और बाद में फिर देखो तानसेन सबसे पहले रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में थे, वहां से अकबर ने उसको प्राप्त किया था, है ना। तानसेन संगीत सम्राट तानसेन। बात करेंगे बैजू बावरा की, समझ में आ गया। तानसेन का मकबरा, तानसेन की समाधि ग्वालियर में है। बैजू बावरा कौन थे, तो ये भी इनके 9 रत्नों में से एक थे। ये ध्रुपद गायक थे दोस्तों, क्वेश्चन आया है एक बार। ध्रुपद गायक थे, इनका पूरा नाम था बैजनाथ प्रसाद मिश्र के नाम से जाने जाते थे। बैजू बावरा की समाधि कहां पर है बता सकते हैं आप, बैजू बावरा की समाधि। देखो दोस्तों, ये बैजू बावरा से कंफ्यूज नहीं होने का है। बैजू बावरा ध्रुपद गायक थे, और ये सबसे पहले क्या ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर के दरबार में गायक थे दोस्तों। ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर, सॉरी तोमर बोल रहा हूं मैं, गलत बोल दिया। ग्वालियर के राजा मानसिंह के दरबार में गायक थे, और अकबर के दरबार में महान गायक तानसेन के समकालीन थे दोस्तों, है ना, समकालीन थे। तो बैजू बावरा की समाधि कहां पर है वो बाद में देखेंगे अपन। तो ये समझ में आ गया, 2 संगीतकार रहे हैं अकबर के, इसमें याद रखना है। अकबर के 9 रत्नों में शामिल बीरबल, अकबर के 9 रत्नों में शामिल बीरबल। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था दोस्तों, बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। और ये बीरबल जो है सीधी जिले के घोगरा गांव में हुआ था इसका जन्म। इसका जन्म कहां हुआ था, सीधी जिले के घोगरा गांव में, याद रखना है, घोगरा गांव, सीधी जिला। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। अकबर और बीरबल की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। बात करेंगे अकबर के 9 रत्न में शामिल मुल्ला 2 प्याजा की कब्र हरदा जिले के हांडिया में स्थित है। तो एक 9 रत्न था मुल्ला 2 प्याजा, इसकी कब्र हरदा जिले के हांडिया में है। इतना याद रखना, पूछा जा सकता है कि नहीं। मुल्ला 2 प्याजा अकबर के यानी बीरबल से बहुत ज्यादा ईर्षा करता था ये, है ना। और इसके बारे में आप बाद में पढ़ना दोस्तों। तो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, है ना। बीरबल था जिसका वास्तविक नाम महेश दास था। तानसेन था जिसका वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। टोडरमल टैक्स वसूल करने वाला था। मानसिंह था, फौजी था। अब्दुल फजल था, भगवान दास था। मुल्ला 2 प्याजा था। अब्दुल रहीम खाना थे। ये ऐसे 9 रत्न थे दोस्तों। इसके बारे में आप कहां पढ़ोगे, वहां पे क्या बोलते हैं, इंडियन हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ना, है ना। तो अकबर से इतने ही क्वेश्चन अपने मध्य प्रदेश के संदर्भ में, इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, बस। हाँ ये याद रखो, अकबर का मकबरा कहां है, अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। सिकंदराबाद मत समझना, सिकंदरा आगरा से 4 किलोमीटर दूर स्थित एक जगह का नाम है सिकंदरा। तो यहां पे है, आगरा के पास है, आगरा के पास सिकंदरा में है अकबर का मकबरा, है ना, पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों जहांगीर की। देखो दोस्तों, उसके बाद जहांगीर आता है ना। जहांगीर बैठता है अकबर के बाद गद्दी पे। अकबर के बाद गद्दी में उसका बेटा जहांगीर बैठता है दोस्तों।
जहांगीर ने 1605 से लेके 1627 तक के शासन किया है। 1605 से लेके 1627 तक के शासन किया है। जहांगीर जो था, जहांगीर का जन्म 1564 में जोधाबाई के गर्भ से हुआ था। जोधाबाई, अकबर, जोधाबाई नहीं थी कि जोधा और अकबर, तो जोधाबाई है ना, तो जोधाबाई के गर्भ से हुआ था। तो क्या समझ में आया? जो जोधा और अकबर अपन देखें तो उसमें जो जोधा का लड़का था, ये जोधा का लड़का था जहांगीर, है ना। तो जहांगीर का जन्म 1564 में जोधाबाई के गर्भ से हुआ था। चूंकि यह सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था, चूंकि यह सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था, इसलिए इसे शहजादा सलीम भी कहते थे। इसीलिए इसे शहजादा सलीम भी कहते थे। इसी का नाम सलीम था, याद रखना है। शहजादा सलीम जहांगीर को कहते थे, है ना, जहांगीर को कहते थे। और तो है ना, समझ में आ गया। और जहांगीर का पहला विवाह मानबाई के साथ हुआ था। मानबाई के साथ हुआ था, जिससे उसको खुसरो की प्राप्ति हुई थी। खुसरो की प्राप्ति हुई थी। उसके लड़के का नाम क्या था? एक का खुसरो, जिससे उसको खुसरो की प्राप्ति हुई थी। इतना याद रखना है ना। तो बस समझ में आ गया। अब यहां से पढ़ते हैं, देखिए। जहांगीर के कहने पर वीर सिंह देव बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। दोस्तों, अबुल फजल की हत्या कर दी थी। यह अबुल फजल अकबर के दरबार में रहता था, दरबारी था। और अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक था। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक था। और अबुल फजल नहीं तो अकबरनामा लिखा है। तो जहांगीर के कहने पे वीर सिंह देव बुंदेला ने फजल अली की हत्या करवा दी थी। अली की हत्या करवा दी थी। क्वेश्चन पूछे जाते रहता है, किसके कहने पर, किसने किया, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अपने को ये सब याद रखना है दोस्तों, है ना। अपने को सब ये याद रखना है, किसके कहने पर करवाया, किसने करवाया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या हुआ था, ये इसको पसंद नहीं आ रहा था जहांगीर को, रोल काल अकबर का, और ये थोड़ी सी बगावत करने लगा था कि तुम शासन ऐसा चला रहे हो, कट्टरपंथी ये वो, है ना। तो इसने वीर सिंह बुंदेला के साथ इसके अच्छे संबंध थे जहांगीर के। तो जहांगीर के कहने पर वीर सिंह देव बुंदेला को बोला कि उसको जाके बोले 4 इंच छोटा कर दो, यानी उसका हत्या करवा दिया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जहांगीर के कहने पर वीर सिंह देव बुंदेला ने फजल अली की हत्या कर दी थी। इतना याद रखना है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, किसके कहने पर, किसने करवाई थी, क्या करवाई थी। और इंडियन हिस्ट्री में तो आप डिटेल में पढ़ेंगे ही। बात करेंगे, वीर सिंह देव बुंदेला ने ही जहांगीर के लिए ओरछा में जहांगीर महल का निर्माण करवाया था। दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जहांगीर महल कहां पर है? जहांगीर महल ओरछा में निर्माण करवाया था वीर सिंह देव बुंदेला ने। याद रखना है, बहुत बड़ा महल है, बहुत अच्छा महल है ना। तो जहांगीर महल कहां पर है? ओरछा में है। निर्माण करवाया था वीर सिंह देव बुंदेला ने। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद क्या होता है, 1615 में राजदूत क्या लिखा है? राजदूत टॉमस रो भारत आया। दोस्तों, 18 सितंबर 1615 को, है ना, अंग्रेजी राजदूत जिसका नाम था सर थॉमस, यहां पे गलत छपा है या गलत ऐसा भी लिखा हुआ है, सर थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आया। अंग्रेज राजा जेम्स के साथ आया था। ये अंग्रेज राजा जेम्स के साथ, ये राजदूत था, और अंग्रेज राजा जेम्स के साथ आया था। अंग्रेज राजा जेम्स के साथ आया था। राजदूत के रूप में सूरत बंदरगाह सबसे पहले पहुंचा, ये सूरत बंदरगाह पहुंचा, है ना। और उसके बाद 1615 से लेकर 1618 तक के 3 वर्षों तक मुगल दरबार में रहा। 3 वर्षों तक के मुगल दरबार में रहा। और उसके बाद इसने भारत के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के शाही चार्टर प्राप्त हुए, है ना। तो इसने जहांगीर के दरबार में आके बोला, सबसे पहले उसके दरबार में आया और उसको बोला कि ऐसी बात है कि हमको व्यापार करना है भारत में, है ना, हमको व्यापार करना है, परमिशन चाहिए। तो जहांगीर ने बोला ठीक है, 2-4 साल तो रुको। पहले तो 3 साल उसके दरबार में रहा, है ना। और फिर जहांगीर ने उसको दे दिया परमिशन दे दिया। और इसीलिए 1600 में ब्रिटिश साम्राज्य यानी एलिजाबेथ प्रथम ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही चार्टर प्राप्त हुए थे। यानी समझ में आ गया, 1600 में ब्रिटिश सम्राट एलिजाबेथ प्रथम से भारत के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही चार्टर प्राप्त हुए थे, यानी अधिकार मिल गया था, परमिशन मिल गई थी कि आप व्यापार कर सकते हैं।
है ना। तो 1600 में अपन बोलते हैं ना ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, है ना, समझ में आ गया। तो कौन आया था इसका नाम याद रखना है। 1615 में राजदूत टॉमस रोज जहांगीर से मिलने अजमेर से मांडू, पहले अजमेर गया फिर मांडू में, उसको पता चला मांडू, तो मांडू आया और उसके बाद शहजादा परवेज से मिलने बुरहानपुर गया था दोस्तों। ये शहजादा परवेज से मिलने बुरहानपुर गया था, याद रखना है। कौन, यही, है ना। अगला है जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो की हत्या बुरहानपुर के किले में कर दी थी। मैंने बताया था ना जहांगीर का पहला विवाह मान बाई के साथ हुआ था जिससे उसे खुसरो की प्राप्ति हुई थी। तो खुसरो इसका लड़का था, खुसरो इसका लड़का था, ये कर रहा था बगावत, है ना, विद्रोह और बगावत। तो जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो की हत्या बुरहानपुर के किले में कर दी। आया समझ में, बुरहानपुर के किले में कर दी। तो जहांगीर से इतना ही है काम का मध्य प्रदेश के संदर्भ में, बाकी आप इंडियन हिस्ट्री में तो अच्छे से पढ़ेंगे ही। अब बात करते हैं अपन शाहजहां की। शाहजहां का शासनकाल 1627 से लेके 1658 तक के रहा है दोस्तों। 1627 से 1658 तक के शाहजहां का शासन रहा है। तो इसको अपन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, शाहजहां, तो शाहजहां का प्रारंभिक नाम खुर्रम खां था दोस्तों। खुर्रम 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 खां, क्वेश्चन आ सकता है शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था। खुर्रम खां, समझ में आ गया। शाहजहां का पूरा नाम क्या था, शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम था दोस्तों। खुर्रम खां, खुर्रम खां शाहजहां का नाम था, है ना। और इसका जन्म जगत गोसाई के गर्भ से हुआ था। इसका जन्म, शाहजहां का वास्तविक नाम खुर्रम खां था, इसका जन्म जगत गोसाई के गर्भ से हुआ था। शाहजहां मुगल सम्राट बनने से पहले गुजरात का सूबेदार था दोस्तों। शाहजहां मुगल सम्राट बनने से पहले गुजरात का सूबेदार था, इतना याद रखना है। इसका विवाह अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज से हुआ था दोस्तों। इसका विवाह, शाहजहां का विवाह अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज से हुआ था। मुमताज की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी, आगे पढ़ेंगे अपन। मुमताज महल भी बुरहानपुर में है। मुमताज के काल में ही पहली बार, शाहजहां के काल में ही पहली बार उत्तराधिकारी देखने को मिलते हैं दोस्तों। उत्तराधिकारी देखने को मिलते हैं, है ना, एक में एक से लड़ाई करते हैं। उसके जो पुत्र थे दोस्तों, उसके पुत्रों ने ही शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया था कि बोले अब तू यहीं रह, हो गया तेरा काम खत्म, यहीं पे बैठ, बोले देख, है ना। तो उत्तराधिकारी देखने को मिलते हैं और उसके भाई आपस में लड़ते हैं गद्दी के लिए। तो यहीं से अपना उन उत्तराधिकारी देखने को मिलते हैं दोस्तों। अब अपन बुक से पढ़ते हैं। तो देखो, जहांगीर के काल में ही, शाहजहां के काल में ही विदेशी यात्री फ्रांसीसी यात्री था दोस्तों। ये फ्रांसीसी यात्री था जिसका नाम था ट्रेवनियर। ट्रेवनियर, इसको ऐसा भी लिखा हुआ है विकिपीडिया में, टावरनियर, है ना, टावरनियर। क्या नाम है इसका पूरा, जीन बैप्टिस्ट टावरनियर। तो यहां पे क्या लिखा है, ट्रेवरनियर। बुरहानपुर की 2 बार यात्रा करी थी, इसको याद रखना, इसका नाम आ सकता है। फ्रांसीसी यात्री था ये, फ्रांसीसी यात्री था। फ्रांसीसी यात्री भारत आया था, है ना। ये शाहजहां के दरबार में आया था। शाहजहां के काल में विदेशी यात्री ट्रेवनियर बुरहानपुर की 2 बार यात्रा करी थी दोस्तों। बुरहानपुर की 2 बार यात्रा करी थी, इसने क्वेश्चन आ सकता है। देखो, शाहजहां के काल में कई सारे यात्री आए हैं, 3 यात्री इंपॉर्टेंट है। ये अपने को मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये वाला यात्री इंपॉर्टेंट है। जबकि अगर देखा जाए अपन तो एक इटली यात्री भी आया है शाहजहां के काल में। इंडियन हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे इटली के, जिसका नाम था निकोलो मानुची शाहजहां के काल में भारत आया था, इटली यात्री था। एक यूरोपीय यात्री था जिसका नाम था पीटर मुंडी, ये यूरोपीय यात्री था, ये भी शाहजहां के काल में भारत आया था। लेकिन अपने को मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये वाला याद रखना है। शाहजहां की पुत्री रोशन आरा, शाहजहां की पुत्री थी दोस्तों एक रोशन आरा, उसकी लड़की थी रोशन आरा का जन्म बुरहानपुर में हुआ था, याद रखना है। शाहजहां की पुत्री का जन्म रोशन आरा का जन्म बुरहानपुर में हुआ था दोस्तों। मुमताज की मृत्यु हुई थी 1661 में, इंपॉर्टेंट है। मुमताज की मृत्यु 1661 में हुई थी दोस्तों। मुमताज की मृत्यु 1661 में हुई थी। मुमताज का पूरा नाम क्या था, मुमताज का पूरा नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। अर्जुमंद बानो बेगम था मुमताज का पूरा नाम, है ना। तो मुमताज की मृत्यु 1661 में
है ना। जब क्या है शाहजहां दक्कन अभियान कर रहा था, तो दक्कन अभियान कर रहा था तो मालवा आया, मालवा के बाद बुरहानपुर खानदेश में रुका, है ना, वहां पे रुका, वहां पे रुका, है ना, वहां पे रुका दोस्तों। और ऐसा कहा जाता है कि मुमताज अपने यानी शाहजहां की बेगम मुमताज यानी बुरहानपुर में ही अपनी 14वीं संतान, कौन से नंबर की, 14वीं, देखो इतिहास में ऐसा लिखा है 14वीं संतान को जन्म देते हुए करके, लेकिन 14 के पहले की संतानों का भी तो जिक्र कहीं नहीं है, लेकिन इतिहास में जैसा लिखा है अपने को वैसा पढ़ना है। बुरहानपुर में अपनी 14वीं संतान को जन्म देने के दौरान मुमताज की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उन्हें मुमताज को वहाँ 6 महीने तक वहीं दफना दिया गया था, बुरहानपुर में ही 6 महीने तक के वहीं दफना दिया गया था बुरहानपुर में ही। और उसके बाद उसकी कब्र को आगरा ले जाया गया था दोस्तों, उसके बाद उसकी कब्र को आगरा ले जाया गया था, याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बुरहानपुर को सबसे पहले कहाँ दफनाया गया था, या फिर बुरहानपुर की कब्र कहाँ पर है, तो अपने को याद रखना है ये कहाँ पे, बुरहानपुर में है दोस्तों। आगे समझ, मुमताज की मृत्यु 1631 में बुरहानपुर में हुई थी और उसके शव को ताप्ती नदी के किनारे वहीं दफना दिया गया था, बुरहानपुर में ही। बुरहानपुर की कब्र कहाँ है पूछेगा, बुरहानपुर कहता हूँ, मुमताज की कब्र तो यहाँ पे बुरहानपुर में। अगला इसी वर्ष मुमताज की कब्र को, इसी वर्ष यानी उसी साल 6 महीने के बाद मुमताज की कब्र को शहजादा शुजा के संरक्षण में आगरा भेज दिया गया था। उधर ताजमहल का काम चालू था, अब ताजमहल का काम जैसे चालू हुआ तो फिर उसकी कब्र को यहाँ से निकाल के वहाँ ले जाके ताजमहल के बीचों बीच में दफना दिया गया दोस्तों। तो किसके संरक्षण में, शहजादा शुजा के संरक्षण में आगरा भेजा गया था, याद रखना है। मुमताज की प्रारंभिक कब्र कहाँ थी करके पूछेगा, बुरहानपुर में थी, और बाद में 1652 में ताजमहल आगरा में स्थानांतरित कर दी गई थी और वहीं पे इसकी कब्र है। तो याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है, मुमताज महल की, ताजमहल बनाया गया था, मुमताज कहाँ है वर्तमान में, उसकी कब्र ताजमहल में। शाहजहां का मकबरा कहाँ है करके पूछेगा, तो ताजमहल में ही दफनाया गया है उसको, उसी के किनारे, है ना। और मैंने इसका बताना भूल गया था, जहांगीर का मकबरा लाहौर में है दोस्तों, लाहौर में है जहांगीर का मकबरा, याद रखना है। जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया था, जहांगीर का मकबरा लाहौर में है ना। तो शाहजहां से इतने काम की चीज़ें थी, बस इतना ही याद रखो इसके। उसके बाद शाहजहां की मृत्यु हो जाती है 1666 में आगरा के किले में ही, और उसको वहीं पे दफना देते हैं मुमताज की कब्र के किनारे आगरा में, ताजमहल में ही। लेकिन अब हम बात करते हैं दोस्तों औरंगजेब की। औरंगजेब ने 1658 से लेकर 1707 तक के शासन किया है। हाँ, और एक चीज बताना भूल गया दोस्तों, शाहजहां के काल में क्या हुआ, देखो शाहजहां के काल में भारतीय इतिहास का स्थापत्य का स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का निर्माण हुआ था। ताजमहल का निर्माण हुआ, दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था, दिल्ली में लाल किले का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था, और ताजमहल का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था, इसीलिए कहते हैं। अब हम बात करते हैं औरंगजेब की। तो देखो दोस्तों, औरंगजेब, देखो शाहजहां के 2 पुत्र थे, शाहजहां के 2 लड़के थे, एक का नाम था औरंगजेब, और दूसरे का नाम था दारा सिखो। इसके 2 लड़के थे, एक का नाम था औरंगजेब और दूसरे का नाम था दारा सिखो। तो बात करेंगे, औरंगजेब गद्दी पे बैठता है दोस्तों, तो औरंगजेब गद्दी पे बैठता है 1658 से लेकर 1760 तक के गद्दी में बैठता है। तो इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ पूछी जा सकती है, तो औरंगजेब का पूरा नाम था मोइनुद्दीन अब्दुल मुजाफर मोइनुद्दीन बादशाह आलमगिरी औरंगजेब, ये इसका पूरा नाम था। तो इसको आलमगिरी भी कहते थे, प्रजाओं के द्वारा इसे आलमगिरी भी कहा जाता था। इसका जन्म 1618 में उज्जैन के निकट दाहोद में हुआ था, उज्जैन के निकट दाहोद में हुआ था। इसका विवाह दिलराज बानो बेगम के साथ हुआ था। औरंगजेब का विवाह दिलराज बानो बेगम के साथ हुआ था। इसके गुरु कौन थे, औरंगजेब के गुरु कौन थे, तो मोहम्मद हकीम खजूबा, मोहम्मद हकीम खजूबा इसके गुरु थे दोस्तों, है ना। और औरंगजेब मुगल सम्राट बनने से पहले दक्षिण का सूबेदार था दोस्तों, है ना। ये सबसे कट्टर मुसलमान था दोस्तों, है ना। यह कट्टर और सुन्नी मुसलमान था, यह बहुत कट्टर और सुन्नी मुसलमान था। इसने सिखों को कलमा खुदयाना
बंद कर दिया था, सिखों से कलमा खुदवाना बंद करवा दिया था, बहुत सारी चीज़ करवा दी थी। और गुरु गोविंद सिंह जो थे, है ना, नहीं सॉरी, गुरु तेज बहादुर तो औरंगजेब ने ही इस्लाम स्वीकार 1675 में ही मुगल शासक औरंगजेब ने ही इस्लाम स्वीकार करने को कहा था। किसको कहा था? गुरु तेज बहादुर को, और उनका सर कटवा दिया था इस्लाम ना स्वीकार करने के कारण, है ना। इस्लाम ना स्वीकार करने के कारण ये एक कट्टर और सुन्नी मुसलमान था। बस इतना ही याद रख सकते हैं यहाँ से। इसने जजिया कर पुनः प्रारंभ कर दिया था। बस इसके बाद अपन यहीं से पढ़ते हैं अपने मध्य प्रदेश के संदर्भ में। इतना काम का था यहाँ पे। हाँ, एक और चीज़ याद रख लो, इसी के टाइम पे फ्रांसीसी यात्री आया था एक, इसी के टाइम पे एक फ्रांसीसी यात्री आया था, बर्नियार, है ना। इसी के टाइम पे एक फ्रांसीसी यात्री बर्नियार हिमाचल प्रदेश आया था। अब यहां से पढ़ते हैं अपन। बुंदेला शासक छात्रसाल ने औरंगजेब के खिलाफ बुंदेला विद्रोह का नेतृत्व किया था। बुंदेला विद्रोह का नेतृत्व किया था छात्रसाल, महाराजा छात्रसाल। देखिए पहला फैक्ट, बुंदेल शासक छात्रसाल ने औरंगजेब के खिलाफ बुंदेला विद्रोह किया था दोस्तों, है ना। तो औरंगजेब के खिलाफ बुंदेला विद्रोह किया था। औरंगजेब जबरदस्ती सब लोगों को वहां पे इस्लाम कबूलने के लिए डराया धमकाया करता था। तो महाराजा छात्रसाल और औरंगजेब के बीच युद्ध हुआ था। महाराजा छात्रसाल और औरंगजेब के बीच युद्ध हुआ था दोस्तों, है ना। और इसमें कौन जीता था? तो इसमें छात्रसाल जीता था। और यानी 2 बार युद्ध हुआ, कई बार युद्ध होते थे। तो एक बार कभी छात्रसाल जीतता था, एक बार कभी औरंगजेब जीतता था। लेकिन याद रखना है, बुंदेल शासक छात्रसाल का सामना औरंगजेब के खिलाफ बुंदेला विद्रोह के तहत भी हुआ है। अगला है, औरंगजेब ने गोंड राज्य की राजधानी देवगढ़ का नाम बदलकर इस्लामगढ़ कर दिया था दोस्तों। तो गोंड राज्य की राजधानी देवगढ़ थी, तो देवगढ़ का नाम बदलकर इस्लामगढ़ कर दिया था दोस्तों। तो देवगढ़ थी, तो देवगढ़ में जितने भी गोंड शासक थे दोस्तों, उनको जबरदस्ती इस्लाम स्वीकार करने के लिए जबरदस्ती करता था औरंगजेब। और जबरदस्ती करने के पश्चात वहाँ पे कई लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, और उसने बाद में देवगढ़ का नाम बदलकर इस्लामगढ़ कर दिया था दोस्तों, इस्लामगढ़ कर दिया था। और वहाँ पे जो शासन थे गोंड शासक, उनके कईयों के नाम भी परिवर्तन करवा दिया था उसने, है ना। नाम भी परिवर्तन करवा दिया और बहुत जबरदस्ती करा उसने वहां पे। और देवगढ़ की गद्दी पर दीदार खां को बैठाल दिया था। दीदार खां को देवगढ़ की गद्दी पर बैठाला उसने, किसने? औरंगजेब ने। तो समझ में आ गया देवगढ़ का नाम किसने बदला था, क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद क्या होता है, एक ग्रंथ है दोस्तों जिसका नाम है मासीर ए आलमगिरी। मैंने आपको बताया था आलमगिरी के नाम से जो वहाँ की प्रजा थी औरंगजेब को आलमगिरी कहती थी, है ना। तो मासीर ए आलमगिरी नामक एक ग्रंथ है। इसके रचयिता कौन है? तो इसके 2 भाग है दोस्तों, इसके 2 भाग है। ये जो ग्रंथ है इसके 2 भाग है। तो जो पहला भाग है उसको इसने खुद नहीं लिखा था, औरंगजेब ने खुद लिख दिया था, आधा थोड़ा बहुत लिखा था। फिर औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है ना। लेकिन उसको पूर्ण करवाया था, या उस ग्रंथ के लेखक कौन है करके डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो ये नाम है उनका, इसका नाम याद रखना है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है, ये नाम है साखी मुस्तेद खां। नाम है इसका साखी मुस्तेद खां। नाम याद रखना, पूछा जा सकता है। साखी मुस्तेद खां इसने लिखा है दोस्तों ये वाला ग्रंथ, है ना। ये डायरेक्ट आ चुका है क्वेश्चन एक बार, इसलिए इसको याद रखने का है ना। किसने लिखा है? क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, मासीर ए आलमगिरी किसने लिखा है? तो साखी, नाम है उसका साखी मुस्तैद खां। साखी मुस्तैद खां ने मासीर ए आलमगिरी लिखा है। इसमें मासीर ए आलमगिरी लिखा है दोस्तों, है ना। मासीर ए आलमगिरी लिखा है। औरंगजेब के देवगढ़ आक्रमण की जानकारी भी इसी से मिलती है कि औरंगजेब ने कैसे देवगढ़ में आक्रमण किया, वहाँ पे ज़बरदस्ती सब लोगों को इस्लाम कबूलने के लिए कहा और वहाँ का नाम परिवर्तन करा। ये सब चीज़ की जानकारी, और इससे अपने को इसके इतिहास की जानकारी भी मिलती है, औरंगजेब के इतिहास की जानकारी भी मिलती है। क्वेश्चन आ सकता है मासीर ए आलमगिरी किसने लिखा, याद रखना है नाम, है ना। देवगढ़ के आक्रमण की जानकारी मिलती है। उसके बाद क्या होता है, देखो औरंगजेब का सेनापति था दोस्त मोहम्मद खां। तो देखो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो दोस्त मोहम्मद खां था दोस्तों,
जो दोस्त मोहम्मद खां था ये भोपाल रियासत का संस्थापक बना। अब औरंगजेब की मृत्यु के बाद मालवा में उथल पुथल मच गई, सरदारों की और कई रियासतों की उथल पुथल मच गई। कौन राजा सब अपना अपना रोलकाल पटक रहे थे और कोई यहाँ का शासन कर रहा था, वहाँ का शासन कर रहा था। तो उतने में ही दोस्त मोहम्मद खां जो उसका सेनापति था उसने भोपाल रियासत की स्थापना कर दी। भोपाल रियासत का संस्थापक यही माना जाता है जो वर्तमान यानी भोपाल को इसी ने बसाया था। तो देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। जिसके बाद भोपाल रियासत की स्थापना होती है दोस्त मोहम्मद खां। तो इतना अपने को समझ में आ गया औरंगजेब से। औरंगजेब 58 से लेके 1707 तक के रहा है। और औरंगजेब से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो मैंने बता दिया है। कट्टर सुन्नी मुसलमान था, है ना। और ये एकमात्र शासक था जिसने अपना 2 बार राज्य अभिषेक करवाया था दोस्तों। हाँ, एक और चीज़ है, ताजमहल की तर्ज पर औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया था इसने। ताजमहल जो है ना आगरा में, उसी की तर्ज पर बीबी का मकबरा बनाया था इसने। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में जो बीबी का मकबरा है वो किसने बनाया था? बीबी का मकबरा इसी ने बनाया था, है ना। जिसको ताजमहल की भू नकल कहते हैं, बीबी का मकबरा को ताजमहल की भू नकल कहते हैं। और औरंगाबाद में ही इसका मकबरा है। किसका? और औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? औरंगाबाद में। तो मैंने आपको सबके मकबरे बताए हूँ जितने भी यहाँ पे शासक पढ़ाया मुगल, है ना। तो देखो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है मध्य प्रदेश में, मुगलकालीन मध्य प्रदेश, है ना। तो इसको याद कैसे रखना है दोस्तों? तो देखो ट्रिक देखो, बी से हो गया बाबर, BH से हो गया हुमायूं, BHA भा जे सा। तो कैसे याद हो गया? देखो बता रहा हूँ। बी से बाबर, एच से हुमायूं, BHA, ए से हो गया अकबर, शेरशाह सूरी तो बीच में था, है ना। सूरी वंश का उधर साइड था पटना तरफ, है ना, पाटलिपुत्र तरफ। तो ये और अकबर के बाद जहांगीर आ गया और शाहजहां आ गया, और शाहजहां के बाद क्या आता है? औरंगजेब। तो देखो इसको याद ऐसे रख सकते हैं, BHA JSA हो गया यार। भा जिसा, बाबर हुमायूं अकबर, बाबर हुमायूं अकबर, जहांगीर शाहजहां औरंगजेब, ये है क्रम दोस्तों मुगल काल का, है ना। इसके बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और उसके बाद भी उत्तर भारत शुरू होता है। और उत्तर भारत में कई सारे मुगल शासकों ने शासन किया है, तो उसको अपन आधुनिक भारत में देखेंगे। तो याद हो जाएगा टिक, भाजसा याद रखना है, BHA JSA भाजसा। बाबर हुमायूं औरंगजेब जहांगीर शाहजहां, बाबर हुमायूं अकबर, ए से अकबर है, बाबर हुमायूं अकबर, जे से हो गया क्या? जहांगीर, एस से हो गया शाहजहां और ए से हो गया औरंगजेब। ये है ट्रिक, इसको क्रम याद रखना है ना। बस तो इस तरीके से हमारे वाला मुगल साम्राज्य वाला टॉपिक मध्य प्रदेश के संदर्भ में कंप्लीट हुआ। अब इसी लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के तोमर राजवंश को डिस्कस कर लेते हैं। तोमर वंश को डिस्कस करेंगे, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो दोस्तों, तोमर वंश, इसको ध्यान से सुनिए, यहां से लेक्चर को काम काम की जानकारी मैं देने वाला हूं। तोमर का सबसे पहला प्रारंभिक ऐतिहासिक संदर्भ, तोमर का सबसे पहला प्रारंभिक ऐतिहासिक संदर्भ पेहुआ का गुर्जर प्रतिहार राजा महेंद्रपाल के शिलालेख में होता है। दोस्तों, तो हम यहाँ से तोमर वंश के बारे में पढ़ेंगे, इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे, इसके प्रमुख शासक देखेंगे और इनका क्या योगदान रहा है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखिए पृष्ठभूमि। तो पृष्ठभूमि में आपको जानकारी के लिए बता दूं, देखो क्या नाम है इसका? इंद्रप्रस्थ वर्तमान दिल्ली को प्राचीन इतिहास में इंद्रप्रस्थ की राजधानी के नाम से जाना जाता था दोस्तों। इंद्रप्रस्थ की राजधानी के नाम से जाना जाता था, है ना। 1000 साल पहले पांडवों ने इंद्रप्रस्थ शहर को यमुना के किनारे बसाया था। ऐसा माना जाता है 1000 साल पहले पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नामक शहर को यमुना के किनारे बसाया था दोस्तों। यमुना के किनारे बसाया था। तो दिल्ली के इतिहास के अनुसार 736 ईस्वी में अनंगपाल तोमर ने तोमर राजवंश की स्थापना की थी। अनंगपाल नाम क्या है इनका? अनंगपाल तोमर ने तोमर राजवंश की स्थापना की थी। पूछा जा सकता है तोमर राजवंश की स्थापना किसने की थी? इसने की थी। और
इंद्रप्रस्थ जो थी पुराना शहर, उसकी मरम्मत भी करवाया था और इसी का नाम दिल्ली शहर की स्थापना भी करी थी। इसी ने दिल्ली शहर की स्थापना भी करी थी, यानी कि जो पुराना दिल्ली है दोस्तों उसको इसी ने बसाया था, याद रखना है। इसका नाम क्या है? अनंगपाल। अनंगपाल ने ही सबसे पहले दिल्ली शहर की स्थापना की थी, दिल्ली शहर को बसाया था। और दिल्ली शहर का प्राचीन नाम क्या मिलता है महाभारत के टाइम पे, है ना, 1000 वर्ष पहले महाभारत के टाइम पे इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ मिलता है दोस्तों। इंद्रप्रस्थ नाम का शहर यमुना के किनारे बसा हुआ था, पांडवों ने इसको बसाया था। ये सब जानकारी इतिहास में हमको मिलती है। समझ में आ गया यहाँ से क्या बताया मैंने? तो समझ में आ गया दोस्तों तोमर वंश कैसा क्या रहा दिल्ली में, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिल्ली कालांतर में दिल्ली शहर में मुस्लिम शासक के पश्चात 3 शाखाएं थी। तो 3 शाखाएं बनाई गई थी मुस्लिम शासन के पश्चात, यानी पहले, है ना। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, 736 ईस्वी से लेकर 1150 ईस्वी तक तोमर राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया है। तोमर राजवंश ने दिल्ली पर शासन 336 से लेकर 1150 तक किया है। और 1150 इसके बाद 1150 के बाद चौहान राजवंश ने दिल्ली पर शासन शुरू हुआ था। 1150 के बाद 1150 ईस्वी में चौहान राजवंश ने दिल्ली पर शासन शुरू किया था। चौहान राजवंश ने दिल्ली पर शासन शुरू किया था और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से गुलाम वंश शुरू हुआ था। 1206 से गुलाम वंश शुरू हुआ था। तो आगे समझ में, तो इसकी 3 शाखाएं थी। एक तो थी पाठन शाखा, जो गुजरात वाली पाठन शाखा। दूसरा रोहिलखंड शाखा ये उत्तराखंड तरफ थी, है ना। और एक थी ग्वालियर मुरैना शाखा, ये मध्य प्रदेश में थी दोस्तों। तो कालांतर में दिल्ली शहर में मुस्लिम शासन के पश्चात 3 शाखाएं थी। तो पाटन शाखा जो गुजरात वाली, रोहिलखंड शाखा उत्तराखंड और ग्वालियर मुरैना शाखा मध्य प्रदेश। तो देखो प्रमुख शासक कौन कौन रहे हैं देख लेते हैं एक बार अपन तोमर वंश के। तो वीर सिंह देव तोमर, वीर सिंह देव बुंदेला मत समझना इसको, ये तोमर अलग है, नाम एक ही है, लेकिन ये तोमर है। वीर सिंह देव तोमल, उदाहरण देव तोमर, ये भी तोमर वंश का शासक रहा है। वीरम देव तोमर, वीरम देव भी रहा है। गणपति देव, ये भी तोमर वंश का शासक रहा है। इसके अलावा डुंगरेंद्र सिंह, ये भी तोमर वंश का रहा है। डुंगरेंद्र सिंह, कीर्ति सिंह, ये कीर्ति सिंह भी रहा है तोमर वंश का। कल्याणमल शासक था दोस्तों, तो ये तोमर वंश का कल्याणमल। मान सिंह शासक रहा है, इनके बारे में पढ़ेंगे, जो अपने मध्य प्रदेश में प्रमुख शासक रहे हैं और प्रमुख उनका कुछ रोल काल रहा है, यानी रोल से कुछ उन्होंने कुछ प्ले किया है ना। तो मान सिंह। विक्रमजीत सिंह वही शासक है जिसने इब्राहिम लोधी ने विक्रमजीत को पराजित किया था। अपन ने इब्राहिम लोधी के टाइम पे ही पढ़े थे। विक्रमजीत सिंह को इब्राहिम लोधी ने विक्रमजीत सिंह को पराजित किया था, इसके बारे में पढ़े थे। तो ये सब जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो ये जानकारी हमको तोमर वंशावली का विवरण ग्वालियर पुरातात्विक संग्रहालय के अनुसार मिली है। ग्वालियर पुरातात्विक संग्रहालय के अनुसार हमको ये जानकारी मिली है कि तोमर वंश के इतने शासक थे। वीर सिंह देव, उदाहरण देव, बीरम देव, गणपति देव, डुंगरेंद्र देव, कीर्ति सिंह, कल्याणमल, मान सिंह, विक्रमजीत, ये शासक, इनके नाम याद रखना है। तो तोमर शासकों का क्या योगदान रहा है, मध्य प्रदेश में कौन कौन ने शासन किया है, जिनके कुछ अभिलेख और कुछ मिले हैं, उनसे रिलेटेड देखते हैं अपन, है ना। तो तोमर शासकों का योगदान देखेंगे मध्य प्रदेश में। तो इधर शुरू का समझ में आ गया होगा आपको। दिल्ली शहर की स्थापना तोमर वंश के राजा अनंगपाल ने 11वीं शताब्दी में की थी। इसी ने दिल्ली में लाल कोट का निर्माण भी करवाया था। लाल कोट दिल्ली में है, एक लाल कोट है, लाल कोट का निर्माण भी करवाया था। अब हम देखते हैं तोमर शासकों का योगदान। सबसे पहले वीर सिंह देव तोमर। तो वीर सिंह देव तोमर वंश की स्थापना ग्वालियर मुरैना क्षेत्र में वीर सिंह देव ने 14वीं शताब्दी में की थी दोस्तों। किसने? ग्वालियर मुरैना क्षेत्र में वीर सिंह देव ने 14वीं शताब्दी में की थी। इन्होंने ही ग्वालियर में चतुर्भुज मंदिर, जीत महल और जीत स्तंभ का निर्माण करवाया था। ये चतुर्भुज मंदिर ग्वालियर के किले में है, विष्णु मंदिर है एक प्रकार का।
तो क्वेश्चन आते रहता है। चतुर्भुज मंदिर कहाँ पर है? ग्वालियर में। जीत महल और जीत स्तंभ का निर्माण करवाया था। चतुर्भुज मंदिर का निर्माण वीर सिंह देव तोमर ने करवाया था। इतना याद रखना है, ये तोमर वंश का शासक रहा है। इसके बाद आता है मान सिंह तोमर, है ना, और इसका उल्लेख ज़्यादा मिलता है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो मान सिंह तोमर को देखते हैं। मान सिंह तोमर के बारे में देखते हैं। तो राजा मान सिंह तोमर का जन्म ग्वालियर में ही हुआ था, है ना, और ये तोमर राजपूत शासक रहे हैं, है ना। राजा कल्याणमल से हुआ था, राजा कल्याणमल से हुआ था। तो संगीत में ग्वालियर घराने के जन्मदाता राजा मान सिंह तोमर माने जाते हैं। 15वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के मध्य मान सिंह तोमर ने शासन किया है। मान सिंह तोमर ने शासन किया है। इनके दरबार में बहुत से संगीतज्ञ थे दोस्तों, इनके दरबार में बहुत से संगीतज्ञ थे। उल्लेखनीय नामों में एक का नाम आता है बक्सू। बक्सू इनके दरबार संगीतज्ञ थे, बक्सू। बक्सू के बाद एक नाम आता है दोस्तों चरजू, चारजू, चारजू, चरजू। एक का नाम आता है रामदास, रामदास। एक का नाम आता है भगवान, एक का नाम है भगवान, भगवान, है ना। तो ये समझ में आ गया, भगवान आदि थे। तो क्या बताया मैंने? मान सिंह तोमर के दरबार में बहुत से संगीतज्ञ नियुक्त थे। उल्लेखनीय नामों में एक आता है बाक्सू, चारजू, भगवान और रामदास आदि थे। मान सिंह तोमर ना केवल संगीत प्रेमी ही नहीं थे, यानी संगीत प्रेमी थे, किंतु संगीत के प्रखंड विद्वान और महान संगीतज्ञ भी थे। प्रखंड विद्वान, संगीत के प्रखंड विद्वान और महान संगीतज्ञ भी थे दोस्तों। उन्होंने जनता की बदलती हुई रुचि को परखा और एक नवीन गायन शैली ध्रुपद का आविष्कार किया था दोस्तों। इन्होंने ही ध्रुपद शैली का आविष्कार किया था। इस प्रकार उन्हें एक शास्त्रीय संगीत की परंपरा की रक्षा की, शास्त्रीय संगीत के परंपरा की रक्षा की, और दूसरी ओर संगीत के प्रति जनता को आकृष्ट किया दोस्तों। तो मान सिंह तोमर ने एक ग्रंथ लिखा है। मान सिंह तोमर का एक ग्रंथ है जिसका नाम है क्या? मान कौतूहल। मान कौतूहल, मान कौतूहल। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसने लिखा है करके। मान ता में बड़ों की मात्रा भी लगी है, बड़ों की मात्रा है, तू हल, है ना। ये ग्रंथ किसने लिखा है पूछा जा सकता है। नाम क्या है इसका? मान कौतूहल। मान कौतूहल, मान कौतूहल ग्रंथ की रचना करी है किसने? राजा मान सिंह तोमर ने, है ना। ये संगीत ग्रंथ है एक प्रकार का, संगीत ग्रंथ है दोस्तों ये एक प्रकार का। मान सिंह तोमर ने मान कौतूहल नामक एक संगीत ग्रंथ की रचना की, जिसमें उन्होंने संगीत शास्त्र पर प्रकाश डाला और कुछ स्वर लिपियां भी दी है। इसमें कुछ स्वर लिपियां भी दी है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये किसने किया करके। तो बाद में क्या होता है दोस्तों, देखो सुनो, ये ग्रंथ की इसने रचना तो करी, अब इस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करा गया था। इस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो फकीरुल्ला, है ना। इस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया था किसने? फकीरुल्ला ने इस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया और उसका नाम रखा था दोस्तों, फारसी में अनुवाद करने के बाद उसका नाम रखा था संगीत दर्पण। संगीत दर्पण की जगह राग दर्पण भी आ सकता है। राग दर्पण नाम रखा था। क्या नाम रखा था? राग दर्पण। देखो यहाँ लिखा मिलेगा आगे अभी, राग दर्पण है। देखो ये है राग दर्पण, है ना। तो मान सिंह तोमर ने ये ग्रंथ लिखा, मान कौतूहल ग्रंथ उसने खुद लिखा, संगीत ग्रंथ है ये। इसका फारसी में अनुवाद फकीरुल्ला ने किया था, फारसी भाषा में अनुवाद किया था फकीरुल्ला ने, जिसका नाम रखा था राग दर्पण या फिर संगीत दर्पण नाम रखा था दोस्तों। इतनी अपने को काम की जानकारी यहाँ से पता होना परीक्षा के हिसाब से। तो देखो, तो मान सिंह तोमर, राजा मान सिंह तोमर ने नहरों का निर्माण करवाया था, है ना। ग्वालियर के आसपास के क्षेत्र में सब नहरों का निर्माण करवाया कि बेहतरीन तरीके से फसल हो सके, सिंचाइयाँ हो सके, तो नहरों का निर्माण कराया। इन्होंने अलग ग्रंथ लिखा था, इसका नाम याद रखना है। नाम ही क्या है? मान कौतूहल नामक एक ग्रंथ लिखा था, है ना। इन्होंने ग्वालियर में गुजरी महल का निर्माण भी करवाया था। ग्वालियर के किले में गुजरी महल का निर्माण करवाया था और बादलगढ़ महल का निर्माण करवाया था दोस्तों। तो गुजरी महल और बादल महल ये दोनों ग्वालियर में है, याद रखना है। गुजरी महल और बादल महल ये दोनों कहाँ पे है? ग्वालियर में है। इन दोनों का निर्माण राजा मानसिंह ने करवाया था और गुजरी महल को मृगनयनी महल भी बोलते हैं दोस्तों।
गुजरी महल को मृगनयनी मृगनयनी महल भी बोलते हैं, क्योंकि ये इसकी एक रानी थी जिसका नाम था रानी यानी मृगनयनी। इसकी जो रानी थी, इसकी पत्नी थी, उसका नाम था मृगनयनी, है ना। तो मृगनयनी गुर्जर वंश की थी, गुर्जर थी वो, है ना। तो उसका नाम हो गया गुर्जर मृगनयनी महल, उसका नाम हो गया गुर्जर मृगनयनी महल। और राजा मान सिंह और मृगनयनी की प्रेम कथा बहुत प्रसिद्ध कथा है, प्रेम कहानी है उन दोनों की। तो दोनों संगीत प्रेमी थे और उनकी प्रेम कथा रही है दोस्तों। इसके अलावा देखो एक इतिहासकार रहे हैं जिनका नाम है वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा, तो वृंदावन लाल वर्मा ने के द्वारा रचित मृगनयनी उपन्यास गुर्जरी को मृगनयनी कहा है। उस मृगनयनी उपन्यास में जो गुर्जरी उसी को मृगनयनी कहा है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आता है दोस्तों कि मृगनयनी नामक ऐतिहासिक रचना किसकी है? तो वृंदावन लाल वर्मा की है, डायरेक्ट याद रखना है। वृंदा वन में क्या रहता है? तो मृग रहता है, ऐसे याद रख सकते हैं आप, मृगनयनी, है ना। तो मृगनयनी किसने लिखा है? वृंदावन लाल वर्मा ने लिखा है। इसको पूछा जाता है, याद रखना है। गुजरी महल को मृगनयनी महल भी कहते हैं, अपनी रानी के याद में उसने बनवाया था मृगनयनी महल, जिसको गुजरी महल भी कहते हैं। समझ में आया? अगला हम बात करेंगे इसी के नाम पर, अब मानसी संगीत प्रेमी था दोस्तों, तो इसी के नाम पर मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय ग्वालियर में स्थापित किया गया है 2008 में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार, मान सिंह तोमर के नाम पर ही रखा गया है। संगीत प्रेमी था ये, संगीत, है ना, ध्रुपद शैली संगीत प्रेमी था। तो राजा मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय ग्वालियर में है, 2008 में हुई थी स्थापना। अगला बात करेंगे मान सिंह के प्रसिद्ध सामांत, है ना, यानी उनके साथ में सामांत यानी उनके समकालीन सामांत, राजा मान सिंह के प्रसिद्ध मंत्री का नाम था खेमचंद दोस्तों। तो राजा मान सिंह का एक मंत्री था जिसका नाम था खेमचंद। तो इसका नाम याद रखना है। राजा मान सिंह का मंत्री कौन था? खेमचंद, इंपॉर्टेंट है, खेमचंद मंत्री था। और उसी के दरबार में, तो राजा मान सिंह के दरबार में और कुछ दरबारी भी थे दोस्तों, जिनका नाम था, एक का नाम क्या था? मित्र मिश्र, एक का नाम था मित्र मिश्र, दूसरे का नाम था सीरोमणि मिश्र। दूसरा दरबारी था, उसका नाम था सीरोमणि मिश्र। तीसरे का नाम था हरिनाथ मिश्र। तो ये तीनों दरबारी थे इसके दरबार में, मान सिंह के दरबार में। तो इनका नाम भी याद रखना है कि नहीं? बट देखो, इसके पहले मैंने संगीतज्ञों के नाम बताया था, ये दरबारियों के नाम है जो उसके दरबार में रहा करते थे, जिसमें से एक का नाम था मित्र मिश्र, दूसरे का नाम था सीरोमणि मिश्र, तीसरे का नाम था हरिनाथ मिश्र। ये प्रमुख दरबारी थे मान सिंह के, है ना। उसके बाद देखो मित्रोदय की रचना, एक मित्रोदय नामक एक रचना है दोस्तों। मित्रोदय एक नामक रचना है। मित्रोदय नामक एक रचना है। इसकी रचना किसने करी थी? तो इसकी रचना मित्र मिश्र ने करी थी। जो दरबारी था उसके दरबार में उसी ने करी थी, जिसका नाम था मित्र मिश्र। तो क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं अपने को? मित्रोदय की रचना किसने करी? तो मित्र मिश्र ने करी थी। मित्र मिश्र ने मित्रोदय नामक एक रचना है, तो किसकी ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, जो मान सिंह तोमर ने जो संगीत ग्रंथ लिखा था, जिसका नाम क्या था? मान कौतूहल जो नामक रचना लिखा था, उसका फारसी में अनुवाद किया गया था, और फारसी में अनुवाद करके क्या नाम रखा गया था? राग दर्पण। उसका नाम राग दर्पण या संगीत दर्पण रखा गया था। और मैंने बता दिया ये अनुवाद किसने किया था, उसका नाम था फकीरुल्ला। तो नाम याद रखना है, फकीरुल्ला ने फारसी में अनुवाद किया था। जो ग्रंथ उसने लिखा था मान सिंह ने, उसी ग्रंथ का अनुवाद किया था राग दर्पण के नाम से। इतना समझ आ गया आपको? इसके बाद देखिए, इन्होंने ग्वालियर में ही मान मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? राजा मान सिंह ने ग्वालियर में ही मान मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों। मान मंदिर का निर्माण करवाया था। मान मंदिर कहाँ पे? ग्वालियर में है। मान मंदिर कहाँ पर है? ग्वालियर में है ना। ग्वालियर में है मान मंदिर, ग्वालियर। और देखो
मान मंदिर ग्वालियर में है। ग्वालियर को स्वर्ण युग की सौगात है ये, ग्वालियर में स्वर्ण युग, ग्वालियर के स्वर्ण युग की सौगात के रूप में जाना जाता है मान मंदिर को। बाद में मुगलों का शासन रहा और मुगलों ने इसमें क्या है, इसको कैद खाना बना दिया था। कईयों को कैद करना था तो यहाँ पे कैद करा करते थे, है ना। तो इसको बाद में मुगलों ने कैद खाना बना दिया था। लेकिन अपने को इतना याद रखना, मान मंदिर ग्वालियर में राजा मानसी ने इसका निर्माण करवाया था। तो इतनी जानकारी थी परीक्षा के हिसाब से जो मैंने काम का दिया, है ना। जो काम का इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो, है ना। देखो अपन ने एक चीज को आप कंफ्यूज मत करना, ग्वालियर का किला कहाँ पर है? ग्वालियर का किला ग्वालियर में, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो आप विकिपीडिया में सर्च मारेंगे तो वो बताएगा कि राजा मानसी तोमर ने करवाया था। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ग्वालियर के किले का निर्माण 1525 ईस्वी में, ग्वालियर के किले का निर्माण 1525 ईस्वी में कछवाहा राजपूत राजा सूरज सेन ने करवाया था। राजा सूरज सेन ने करवाया था दोस्तों। सूरज सेन ने ग्वालियर के किले का निर्माण करवाया था 1525 ईस्वी में, है ना। कछवाहा था ये, कछवाहा राजा सूरज सेन ने करवाया था। इसकी ग्वालियर के किले को किलों का रत्न या किलों की मणिमाला या भारत का जिब्राल्टर के रूप में भी जाना जाता है। जब हम किला पढ़ेंगे उस टाइम पे डिटेल में पढ़ लेंगे तो समझ में आ गया। राजा सूरज सेन ने ग्वालियर के किले का निर्माण कराया था, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। और राजा मानसी तोमर ने यहाँ पे जो मैंने बताया गुजरी महल। अब यहाँ से आपको अब ये समझ में आ गया पढ़ने का तरीका, यानी जो मैंने थोड़ी काम की चीज़ें कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया, तो उसको याद रखना है, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। इस तरीके से हमने मध्य प्रदेश का मुगल काल डिस्कस किया, मुगल कालीन मध्य प्रदेश, और उसके बाद हमने तोमर वंश मध्य प्रदेश में जो तोमर वंश रहा है उसको डिस्कस कर लिए। इस तरीके से हमारा ये लेक्चर होता है कंप्लीट। अगले लेक्चर में हम गोंडवाना रियासत को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो देखें और वीडियो को पूरा देखें, और देखने के बाद वीडियो देखने के बाद आपके पास बुक होगी तो उससे रिवीजन करें। 4-5 बार रिवीजन करेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कमेंट करें, वीडियो पसंद आया तो धन्यवाद।